नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे गोंडी पुनेम की, यानी गोंडी धर्म की। पुनेम का वैसे लिटरल जो मीनिंग होता है गोंडी भाषा में सत्य का मार्ग होता है, जिसे उनके सबसे पहले धर्म गुरु पारी कुपार लिंगो जो है उन्होंने इस पूरे धर्म की रचना की, इसकी पूरी उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की रचना की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे गोंड धर्म बना, कब बना, क्यों बना, इसके बनने के पीछे की वजह क्या रही, किस तरीके से रास्ते मिले, क्या क्या उसके पीछे तप साधना की गई, वो पूरी जो क्रोनोलॉजी है हम उस पर बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर हम इतिहास के मुताबिक बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे जो गोंड समाज में जो किंवदंतियां हैं, जो लोक कथाएं हैं, जो लोक नृत्य हैं, जो गीतों के आधार पर जिस तरह का जो पूरी बातें निकलकर सामने आती हैं गोंडी पुनेम के बारे में, हम उसके बारे में बात करेंगे। गोंडी पुनेम कब बना, कैसे बना, क्यों बना, इन सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम कुछ किरदारों पर इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले किरदार पारी कुपार लिंगो, जो गोंड समाज के सबसे पहले धर्मगुरु हैं। इसके बाद दूसरे किरदार हैं इसमें रायतार जंगो, जो एक राजा की बेटी है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तीसरे किरदार हैं इसमें माता कली कंकाली का जिक्र आएगा। इसके अलावा शंभू गौरा का जिक्र आएगा, और शंभू गौरा के साथ साथ हीरा सुका पाटालीर जो एक संगीतकार हैं उनका जिक्र आएगा। माता काली कंकाली के 33 बच्चों का भी जिक्र आएगा। इस पूरी कहानी में हम इन सभी किरदारों के बारे में बात करेंगे। हालांकि माता काली कंकाली और उनके 33 बच्चों के बारे में थोड़ा संक्षेप में, ब्रीफ में बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे जो स्टोरीज बनाएंगे उसमें अलग से इस टॉपिक पर बात करेंगे, तमाम बातों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पारी कुपार लिंगो से, जो गोंड समाज के सबसे प्रमुख और सबसे पहले धर्मगुरु हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं। लिंगो का जन्म पूर्वाकोट के जो राजा पुलशीव हैं और माता हीरबा है उनके घर में हुआ था। लिंगो शुरुआत से ही, बचपन से ही एक अद्भुत बौद्धिक क्षमता, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। धीरे धीरे बचपन में उनके पिता, क्योंकि जो है पूर्वाकोट के राजा थे, वहीं राजघराने में, राजकाज में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। शिक्षा दीक्षा करते हुए और साथ में अपने पिता के कामों में हाथ बटाते हुए वो बड़े हुए। जब लिंगो 15 साल के हुए, तब पूर्वाकोट जो उनका खुद का राज्य था, उसके अलावा हरवाकोट और मुरवाकोट जो पड़ोसी राज्य थे, वहां पे भयंकर बीमारी फैली, संक्रामक बीमारी फैली। उससे काफी ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हुई। और इसी आपदा के बीच में पड़ोसी राज्यों ने पूर्वाकोट पर हमला भी कर दिया। उस समय यह था कि अपना राज्य का विस्तार करने के लिए इस तरह से एक राजा दूसरे राजा के राज्य पर इस तरीके से हमला कर देते थे ताकि अपना वो विस्तार कर सके अपने राज्य का। उसी दरमियान हमला कर दिया। राजा पुलशीव ने अपने बड़े जो शूरवीर बेटे होते हैं, पराक्रमी बेटे कुपार लिंगो, उनको सेना के संचालन की जिम्मेदारी देते हैं। पारी कुपार लिंगो बड़े पराक्रम के साथ युद्ध लड़ते हैं। उनकी सेना काफी बड़ी होती है, वो युद्ध में जीत हासिल करते हैं। लेकिन एक जो बात उनको खटकती है वो ये कि इस युद्ध में बड़ी सेना होने के कारण शायद उनको जीत मिली, लेकिन उनके सैनिक काफी ज्यादा तादाद में मारे गए। बहुत ज्यादा तादाद में, जितना उनको अंदाजा नहीं था उनको कि इतनी ज्यादा तादाद में मारे जाने चाहिए था। इससे उनको इस बात की चिंता हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर बहुत बड़ी सेना नहीं होती तो शायद उनके मन में आया, हो सकता है हम हार भी जाते। तो दुश्मन सेना के सामने जिन्होंने हमला किया है, सैनिक टिक क्यों नहीं पाए। जीत हुई है नंबर ऑफ जो सोल्जर्स हैं उनके ज्यादा होने की वजह से। तो ये जो है उनके दिमाग में बार बार चलता रहता था कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, लेकिन उनको इसका जवाब नहीं मिलता है। उस दौर में कोई सुनियोजित सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए विवाह संबंध भी बहुत नजदीकी रिश्तेदारों में आपस में हो जाया करते थे। इसके अलावा एक और जो चीज थी, तब लोगों में आपस में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, ये भावना नहीं थी। एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ लेता था, कुटुंब में लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, मोहल्लों में, कॉलोनी में जो उस तरह के गांव थे उनमें लड़ाइयाँ हो जाया करती थी आपस में। राज्य के बीच में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि एक राज्य ने दूसरे राज्य पर हमला कर दिया। तो ऐसे गांव में, समूह में, गुटों में आपस में अपनेपन और प्रेम के भाव की बहुत कमी थी। लोग बहुत मतलबी हो गए थे, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो ये इन सब बातों को लेकर अब जो है पारी कुपार लिंगो ज्यादा चिंतित हो गए। एक तो ये कि जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, उसमें उनके ज्यादा सैनिक मारे गए, और जब वो समाज में आसपास लोगों को देखते थे तो आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती रहती थी। और वो बड़ा मन से बहुत उनके अंदर भावुक थे, लोगों का भला करने की भावना शुरू से ही थी, लोगों का कल्याण हो इस तरह की भावना बचपन से ही थी। इसलिए वो सोचने लग गए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जिंदगी में लोगों में इतना दुख क्यों है, एक इंसान दूसरे इंसान को अपने ऐसा क्यों नहीं समझता। इस तरह के सवाल उनके मन में उठते थे। लोग आपस में प्रेम से क्यों नहीं रहते। तो ये दिमाग जो है उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती थी, उनको जवाब नहीं मिल पाता था। इसी बीच में एक बार वो अपने पिता के साथ न्यायदान कक्ष में बैठे हुए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक लड़का और लड़की को लेकर आया गया है,
और उनके लिए वहां पर जो लेके आए हैं लोग और उनके जो राज्य के लोग हैं वो सजा की मांग कर रहे हैं। जब राजा उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, तो वो जो लोग हैं वो बताते हैं कि ये आपस में भाई बहन है और इन्होंने आपस में अनैतिक संबंध बना लिए। इस वजह से इनके माता पिता ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली, वो भी एक्सपायर हो गए, और इन्होंने क्योंकि एक तरीके का गुनाह किया, आपस में इतने पवित्र रिश्ते में होते हुए ऐसे संबंध बनाए हैं, तो इनको भी जो है सजा दी जाए। तो फिर राजा उनको मौत की सजा देते हैं। इन सब बातों का पारी कुपार लिंगों के मन में बहुत बुरा असर पड़ता है। पारी कुपार लिंगो सोचते हैं ये समाज किस ओर जा रहा है। उनके दिमाग में बैक फ्लैश में ऑलरेडी वो बातें चल रही हैं कि उनके जो है सैनिक ज़्यादा मारे गए, समाज में लड़ाइयाँ बहुत हुई, और ऊपर से उन्होंने अब देखा कि आपस में ही इस तरह के रिश्ते बन रहे हैं। तो ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए। यही सब सोचते रहते थे कि पूरे राज्य की हालत क्या होगी, कैसे होगा, उसका समाधान तलाशते रहते थे। अब उनका राजकाज में मन नहीं लगता था। उनके पिता जो राजा थे पुलची, वो चाहते थे कि वो राजकाज संभालें, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने पिताजी से काफ़ी निवेदन किया और कहा कि मैं पूरे जो समाज है उसके लोगों के हालात की, उनकी जो किस स्थिति में रह रहे हैं, क्या हमारे राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में और जो तमाम जो 4 संभाग माने जाते थे उस समय कोयमुरी द्वीप में, वो चाहते थे कि वहां जाकर वो तमाम समाज का अध्ययन करें और जाने कि ऐसे हालात सिर्फ उनके राज्य में है या तमाम जगहों पर इस तरह के हालात हैं। तो फिर उनके विचार सुनकर, और क्योंकि काफ़ी वो जिद करते हैं कि मुझे जाना है, तो उनके पिता जो है उनको इजाज़त देते हैं। फिर वो निकल जाते हैं अलग अलग राज्यों का दौरा करने के लिए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल होती है। तो पारी गोपाल लिंगो 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर कोयामुरी द्वीप का भ्रमण करने निकल जाते हैं। मकसद था उनका लोगों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना और एक ऐसी सामाजिक, धार्मिक और नैतिक व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें तमाम जो आदिवासी लोग हैं सुख, शांति, सद्भाव के साथ रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, एक दूसरे की सेवा की भावना सबके अंदर रहे। लिंगो एक एक करके तमाम राज्यों में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियां हैं इस बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है परांदुल कोट के राजा की बेटी रायतार से। गोंडी भाषा में रायतार का मतलब देवी होता है। रायतार का विवाह आदिल कोट के जो राजा पड़ियोर हैं उनके साथ होता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से विवाह के अगले ही दिन उनके पति की सांप के काटने से मौत हो जाती है। अभी उनके ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूटा ही था कि विवाह के अगले दिन ही पति का निधन हो गया, लेकिन ऊपर से उसके बाद सास ससुर भी अपने बेटे यानी उनके पति की मौत के लिए उनको जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे आने की वजह से, तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ है। तरह तरह की बातें उनको सुनने को मिलती है वहां पर, और वो उनको राजमहल से निकाल देते हैं उनके ससुराल वाले। रोते बिलखते हुए अपने माता पिता के पास लौट के आती है। यहाँ भी उनको ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि उस दौर में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी, किसी के पति का निधन हो जाता था, तो लोग उस महिला को बड़ी हिकारत भरी निगाहों से देखते थे। लोग ये मानते थे उस समय, कुप्रथा थी इस तरह की, कि इसी महिला की वजह से ये सब हुआ है। तो ये ताने सुनने मिले तो अब उनके मन में बड़ा भार आता था, उनका मन की ससुराल में भी ये सब हुआ, अब यहाँ पर आई हूँ घर पे, यहाँ पे भी लोग इस तरह का कह रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब फैसला किया उन्होंने कि समाज में सिर्फ उनके जैसी वो अकेली तो नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं। तो वो फैसला करती हैं कि ऐसी तमाम जो समाज से बहिष्कृत, जो परित्यक्त महिलाएं हैं, उनकी वो सेवा करेंगी। अपने पिता से मंजूरी लेकर उनके राज्य में जो नीलकोंडा पर्वत है वहां पर वो एक आश्रम बनाती हैं ऐसी महिलाओं के लिए, जहां पर जिनके पति का निधन हो गया हो, उनके ससुराल वालों ने निकाल दिया हो, या फिर ऐसी कन्याएं जो अविवाहित थी, माँ बन गई हो, या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का निधन हो गया हो। क्योंकि इन तीनों को, मतलब जिसके पति का निधन हो गया उनको, जो अविवाहित कन्या माँ बन जाती थी उनको, और जिनके माता पिता दोनों का निधन हो जाता था, ऐसे बच्चों को भी लोग दोष देते थे कि इनकी वजह से इनके माता पिता का निधन हुआ है। तो इन तमाम लोगों की सामाजिक स्थिति सुधारने का जिम्मा रायतार उठाती हैं। उनके लिए एक आश्रम बनाती हैं वहां पर, और वो सोचती हैं कि तमाम लोगों की वहां पर वो संकल्प लेकर वहां पर वो सेवा करेंगी। तो इस सब लोगों को, इस सब के सोच के साथ जो है जो काम उन्होंने शुरू किया उस दौर में, सोचिए आप कि जो है विधवा स्त्रियों को जिस तरह से ताने दिए जाते थे, अविवाहित कन्याएं जो माँ बन जाती थी, इन सब के हालात सुधारने के लिए वो उस समय एक आश्रम शुरू करती हैं। वो जाके समाज में लोगों से बात करती है, ना सिर्फ आश्रम में उन लोगों की सेवा करती हैं, तमाम उनके लिए बंदोबस्त करती हैं, रहने के लिए एक अच्छा माहौल उनको देती हैं, बल्कि रायतार ये सोचती हैं कि ऐसी स्त्रियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, उनके आश्रम में आ गई है तो ऐसे तो बहुत सारे आश्रम कम पड़ जाएंगे अगर तमाम स्त्रियों के लिए होने लग जाएगा, इस तरीके से सबके साथ होने लग जाएगा। तो फिर उनके मन में सोच आती है कि समाज में जाकर लोगों की सोच बदलनी होगी। फिर वो इसका बीड़ा उठाती है, समाज में जाके तमाम लोगों से बात करती हैं, वो लोगों को समझाती हैं अपने तर्कों के सहारे कि अगर कोई अविवाहित कन्या अगर माँ बन जाती है तो इसमें उसका क्या दोष, उसमें जिम्मेदारी तो समाज के लोगों की है,
क्योंकि वो तो नाबालिग है, उसके साथ अगर ये गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, तो इसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं समाज के लोग हैं। जिनके पति की मौत हो जाती है, समाज के लोगों को वो बोलती हैं कि अगर उस स्त्री के पति की मौत हो गई है तो इसमें उस स्त्री का क्या दोष, समाज के पुरुष अमरत्व लेकर क्यों पैदा नहीं होते? अगर समाज के पुरुष मरेंगे ही नहीं तो वो स्त्री विधवा नहीं होगी। वो लोगों को समझाती हैं कि जिस तरह जन्म एक सच है, उसी तरह मृत्यु भी इस दुनिया में एक सच है। तो फिर मौत के बाद इस तरह की लानत मनानत, इस तरह के ताने क्यों दिए जाते हैं स्त्रियों को? या तो समाज के लोग अमरत्व लेकर पैदा हों। तो ये बातें तमाम वो लोगों को समझाती हैं। इसी तरीके से उन बच्चों का क्या कसूर जिनके माता पिता का निधन हो गया? उनके ऊपर तो वैसे ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक बड़ा भावनात्मक रिश्ता होता है, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और ऐसे में अगर समाज भी उनको बेदखल कर दे, उनको ताना मारे, तो उन बच्चों का क्या कसूर? ये तमाम बातें रायतार धीरे धीरे समझाती हैं और उनकी कोशिशें धीरे धीरे रंग लाती हैं। समाज के लोगों को उनकी बात समझ में आती है। तब वो कुछ नियम बनाती हैं समाज के लिए। वो कुलवधू की प्रथा, जो रायतार जंगू है, उन्होंने ही कुलवधू की प्रथा शुरू की थी। कुलवधा प्रथा के मुताबिक उनका कहना था कि जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी कुल में होगा तो वो वहां जाकर पुत्र वधू नहीं होगी, बल्कि पूरे कुल की वधू होगी। इसलिए अगर कभी उसके पति की मौत हो जाएगी तो फिर उसका विवाह उसके देवर के साथ या उसके कुल में कोई और जो योग्य पुरुष है उसके साथ हो जाएगा। इसी को देवर पाटा या फिर नाती के साथ भी कई जगह ऐसा हुआ है कि विवाह हो जाता है नाती पाटा। ये प्रथा आज भी चल रही है। तो ये प्रथा उस दौर में जंगो रायतार ने शुरू किया था जब बाकी समाज में इन सब बातों को लेकर विरोध भी शुरू नहीं हुआ था। बहुत देर से ये सब क्रांति दूसरे समाज में आई, लेकिन आदिवासी समाज में जंगो रायतार ने हजारों साल पहले ये क्रांति कर दी थी। विधवा पुनर्विवाह इसको कह सकते हैं, वो उन्होंने शुरू कराया। क्योंकि जो स्त्री है वो कुल वधू होगी, इसलिए अगर उसके पति का निधन हो जाता है तो विधवा नहीं कहलाएगी। समाज के ही किसी देवर के साथ अगर हो तो कोई योग्य पुरुष हो तो विवाह कर दिया जाएगा, लेकिन वो कुल की वधू बनी रहेगी। इसके अलावा कुमारी कन्या के मां बनने पर उन्होंने समाज के लोगों को समझाया कि उस कन्या से बात करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है इसके पीछे, जिसके साथ संबंध की वजह से वो मां बनी है, उसके साथ उसका विवाह करा दिया जाना चाहिए। इसी तरह जिनके माता पिता का निधन हो जाता है, उनके परवरिश की जिम्मेदारी परिवार के लोग, कुल के लोग उठाएं, और अगर वो ना उठाएं तो फिर पूरे समाज को मिलकर, क्योंकि वो समाज का ही हिस्सा है, तो उनको उनकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। तो ये जंगो रायतार, इनसे जो है मुलाकात होती है पारी को पार लिंगो की। तो बीच में आपको मैंने परिचय दिया कि कौन है जंगो रायतार। जंगोम का मतलब होता है क्रांति, और इस तरह की उन्होंने क्रांति लाई, इसलिए उसके नाम के आगे जंगो रायतार होता है। तो अब वापस आते हैं पारी को पार लिंगो की जंगो रायतार से मुलाकात पर। लिंगो तमाम राज्यों का दौरा करके समाज की खराब हालत देखकर वापस अपने राज्य पूर्वाकोट लौट रहे होते हैं और पूरे 2 सालों भ्रमण करते हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया, माफ कीजिएगा 16 साल की, हाँ 17 साल की उम्र में वो शुरू करते हैं और लगभग 19 साल की उम्र में लगातार 2 सालों तक वो तमाम राज्यों का भ्रमण करके वापस पूर्वाकोट अपने राज्य लौट रहे होते हैं। इसी दौरान किरांडुली कोट में एक पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे होते हैं। उसी वक्त जंगो रायतार भी अपने आश्रम के लिए और जो तमाम उनके साथ स्त्रियां वहां पर रहती थी जिनको लोग कलंकित कहते थे, उनके साथ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए दौरा कर रही थी उसी राज्य का। वहां पर वो देखती हैं कि एक जो है कम उम्र का जो बालक है वो कैसे पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा है। तो उनके मन में एक जिज्ञासा होती है, थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि बीच घने जंगलों में कौन है बालक। तो वो और उनके साथ की तमाम जो उनकी सेविकाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो जाती हैं और उनसे जाकर परिचय पूछती हैं। तो पूरा वो अपना परिचय देते हैं और उसके बाद फिर उनसे पूछती है कि क्या वजह है, आप भीड़ भीड़ जंगलों में क्यों, आप मतलब किस मकसद से आए हुए? तो फिर वो अपना पूरा मकसद बताते हैं कि किस तरीके से समाज में पूरी अव्यवस्थाएं हैं, प्रेम भाव नहीं है, हिंसा है, बिखराव का माहौल है। इसको ठीक करने के लिए और तमाम लोगों का कल्याण हो, तमाम लोग अच्छे रास्ते पर चले, तमाम लोग सुख रहें, इसकी तलाश के लिए वो निकले हैं अध्ययन करके। और तमाम जगहों पर वो हालात देखकर आ रहे हैं। जंगो रायतार को बताते हैं जैसा मेरे पूर्वकोट राज्य में हाल था वैसे ही अमूमन हर राज्य में हर जगह लोगों का यही हाल है। फिर उसके बाद जब वजह जानती हैं रायतार तो वो बड़ी खुश होती हैं कि इतने अच्छे मकसद के लिए इतना कम उम्र का बालक निकला है। तो उनको वो न्योता देती हैं कि आप हमारे आश्रम आइए। वही आश्रम जहाँ पे तमाम समाज की ओर से बहिष्कृत की गई महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको वहाँ पर आसरा दिया जाता है, वहाँ पर लेकर आती हैं। तो फिर नीलाकोंडा पर्वत पर बने आश्रम में आते हैं पारी गोपाल लिंगो। आश्रम के उद्देश्य रायतार की सोच जानकर वो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस फिर अपने आप में खो जाते हैं। तब उनसे अपनी वही जंगो रायतार उनसे पूछती हैं कि आप क्या मतलब अचानक से खुश हुए, फिर अब आप वहां से अपने मकसद को लेकर चले हो, तो आपने 2 साल में पूरे राज्यों का भ्रमण कर लिया है, फिर आप किस सोच में पड़ गए हो? तो फिर लिंगो उनको बताते हैं कि पूरे जो तमाम कोयावंशी लोग हैं दुखों से घिरे हुए हैं, समाज में नियम कायदे नहीं है, अन्याय अत्याचार लड़ाई झगड़ा हिंसा बिखराव ये सब है। और वो बोलते हैं कि मैंने तमाम जगह का अध्ययन तो कर लिया है, लेकिन मुझे अभी कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तब जंगो रायदार उनको सलाह देती हैं कि आप अपने राज्य न जाकर किसी एकांत जगह में जाओ और तमाम जो आपने हालात देखे हैं, जो तमाम आपने बातें जानी हैं, जो समस्याएं जानी हैं, उसको लेकर आप अकेले चिंतन करो, साधना करो, तब जाकर आपको कहीं रास्ता मिलेगा।
वो उनको बताती हैं एक जगह का नाम भी। वो बोलती हैं कि किसी शांत जगह जाके करो। तो फिर पारी गोपाल लिंगो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी जगह आपके अगर कुछ नॉलेज में हो तो आप बताएं। तो फिर उनको रायतार बताती हैं कि काची कोपाड़ लोहगढ़ पर्वत है, वहां जाइए, वहां पर आप शांति से रह के साधना कीजिएगा, तब आप कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे, तब शायद आपको कुछ मदद मिले इसका समाधान निकालने में। इसके बाद पारी कोपार लिंगो उस ओर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन मन और दिमाग उनका बड़ा अशांत रहता है, मन में ढेरों सवाल रहते हैं। उनका सफर जारी रहता है पर्वत की ओर जाने के लिए। रास्ते में थक जाते हैं तो किनारे में एक जो पेड़ है उसकी गिरी हुई लकड़ी के ऊपर वो लेटकर थोड़ी देर आराम कर रहे होते हैं। सोचते सोचते भी थक जाते हैं, चलते चलते भी थक जाते हैं। तो वो इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि उनको अंदाजा भी नहीं होता कि नदी के जो दूर इलाके में है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। उस वजह से नदी में तेज बहाव आ जाता है। बहाव आने की वजह से जिस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर वो सो रहे थे, वो लकड़ी का टुकड़ा भी बहने लगता है। अचानक उनकी नींद खुलती है, घबरा कर वो देखते हैं कि क्या हो गया। वो काफी कोशिश करते हैं लकड़ी के टुकड़े को किनारे लगाने की, लेकिन बहाव ज्यादा था तो वो गिरने लग जाते हैं। लेकिन वो उस टुकड़े को काफी जोर से पकड़ लेते हैं ताकि वो किसी तरीके से डूबने से बच जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा बहाव है। उसी समय वहां पर काफी कोशिश करने के बाद भी जब वो बाहर नहीं निकलते, उसी दौरान वहां से शंभू शेख अपनी अर्धांगिनी गौरा के साथ वो दौरा कर रहे होते हैं अपने राज्य का। वो मतलब उनका तो पूरा तमाम जो चारों संभाग है उसके वो राजा होते थे, उनका शासन होता था, तो वो इत्तेफाक से वो भी उसी इलाके के दौरे पर रहते हैं। तो वो वहां से गुजर रहे होते हैं। तो अब आगे की कहानी रुक करें, पहले जो एक और किरदार है शंभू गौरा जिसका हमने जिक्र किया, थोड़ा सा परिचय हम आपने उस आपसे करवा देते हैं उसका। गोंडवाना दर्शन के मुताबिक हजारों साल पहले इस धरती पर शंभू शेख का शासन हुआ करता था। और शंभू शेख की लगभग 88 पीढ़ियां हुई हैं जिन्होंने इस धरती पर, इस जो गोंडवाना कोयमुरी द्वीप है, इस पर पूरा उन्होंने शासन किया। शंभू शेख एक उपाधि होती है, उस पर जो बैठते हैं उनको शंभू शेख कहा जाता है, और वो जाने जाते थे अपनी अर्धांगिनी के नाम से। जो पहले शंभू शेख थे उनकी अर्धांगिनी का नाम मूला था, तो उनको शंभू मूला के नाम से जाना जाता है। इसके साथ जो आगे के शंभू हुए हैं उसमें शंभू गोंदा है, शंभू सैया है, शंभू रमला है, ये सब अर्धांगिनी के नाम है। शंभू गौरा से लेकर जो आखिरी है शंभू पार्वती तक, यहाँ तक इतने 88 शंभू शेख हुए हैं। उसमें जो हम जिक्र कर रहे थे शंभू गौरा का, वो मध्यकाल का है, मतलब लगभग 40 से 45 के बीच की जो पीढ़ी होगी उसका जिक्र है। वो शंभू गौरा अपने अर्धांगिनी के साथ जा रहे होते हैं। ये पूरी कहानी उस दौर की है, मध्य दौर की। जो शंभू शेख की 88 पीढ़ियां हैं उसका जो मध्य दौर है शंभू गौरा, उस दौर में ही पारी कुपार लिंगों का जन्म होता है, रातार जंगों का जन्म होता है, माता कली कंकाली का जन्म होता है। तो अब वापस लौटते हैं हम, जहां लिंगो नदी के बहाव में फंसे हुए हैं, निकलने की काफी कोशिश करते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। फिर शंभू शेख वहां से गुजर रहे होते हैं, वो देखते हैं नदी के बहाव में पूरा दृश्य देखते हैं कि कैसे लिंगो जो है डूब रहे हैं। फिर वो अचानक उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो देखते हैं पारी को पार लिंगो पार नहीं आ पा रहे हैं, किनारे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो नदी में उनको बचाने के लिए कूद जाते हैं। लिंगो को बचाकर बाहर ले आते हैं। नदी में बने बहाव में फंसकर लिंगो थोड़ी देर के लिए हल्का सा डूबते हैं, उस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद शंभू शोक उनको किनारे में लाने के बाद होश में लाने की तमाम कोशिशें करते हैं, उनका पानी निकालते हैं, लेकिन उनको होश नहीं आता। इसके बाद शंभू शेख के पास जो डमरू होता है, जिसे गोयंदाड़ी कहते हैं गोंडी भाषा में, वो उनके कान के पास वो बजाते हैं। वो बजाने से थोड़ा थोड़ा पारी गोपाल लिंगो को होश आता है। और ऐसा माना जाता है कि उसी डमरू की आवाज सुनकर, गोयंदाड़ी की आवाज सुनकर, जितनी देर उनको पूरा होश आने में लगा, उतनी देर में जो डमरू की आवाज वो सुनते हैं, उसी को सुनकर उसी के ताल के हिसाब से पारी गोपाल लिंगो गोंडी भाषा की रचना करते हैं। गोंडी भाषा के तमाम जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, सर्वनाम हैं, मात्राएं हैं, गिनतियां हैं, इन सब की रचना ऐसा किंवदंतियों में माना जाता है कि पारी गोपाल लिंगो उसी दौरान करते हैं। जब लिंगो को पूरी तरीके से होश आ जाता है डमरू बजाने के बाद, वो गोंडी भाषा की रचना कर देते हैं, तब शंभू गौरा उनसे पूछते हैं कि कौन हो आप बालक, कहाँ से आ रहे हो। तब पारी कुपार लिंगो उनको अपनी पूरी बात बताते हैं, वो कैसे राज्यों का दौरा किया है, जंगो रायतार से मुलाकात हुई, और अब वो एकांत जगह पे जा रहे हैं चिंतन करने के लिए, इसका रास्ता तलाशने के लिए। तो उनका एक नेक मकसद सुनकर शंभू गौरा को बहुत खुशी होती है। वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने मकसद में जरूर कामयाब हो। इसके बाद जो है लिंगो चिंतन के लिए पर्वत की ओर रवाना होते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो धन्यगांव पहुंचते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात गोंडी संस्कृति के जो महान संगीतकार हुए हैं हीरासुका पाटालीर से होती है। हीरासुका उस दौर के महान संगीतकारों में थे और बहुत अच्छा किंगरी बजाते थे। किंगरी एक गोंडी वाद्य यंत्र होता है, उसमें उनको बड़ी महारत हासिल थी। और पारी कुपार लिंगो को भी संगीत में बहुत रुचि थी, तो वो उनसे निवेदन करते हैं कि आप मुझे भी ये सिखाइए। तो वो कहते हैं इसमें तो ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन लिंगो कहते नहीं, मुझे आप सिखा दीजिए, मेरी बड़ी रुचि है। तो मैं जब तमाम चीज़ों का अध्ययन करके आ रहा हूँ तो मैं संगीत विधा में भी थोड़ा सा मैं पारंगत हो जाऊँ। तो जब हीरासुका उनको सिखाते हैं तो 7 दिनों में ही पारी कुपार लिंगो पूरा किंगरी जो है
वाद्य जो संगीत कला है उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। तो हीरा सुक्का को बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस विधा को सीखने में उनको बरसों लग गए, इस बालक ने, इस 19 साल के लड़के ने सिर्फ 7 दिनों में उसको सीख लिया। तो वो बड़ा खुश होते हैं कि एक ऐसा भी बालक है जो इतनी जल्दी सीख गया है। इसके बाद फिर पारिकोपार लिंगो वहां से संगीत सीख के फाइनली जाते हैं पर्वत में। वहां जाकर जो सगा सांवरी का पेड़ है, जिसको सीमल का पेड़ कहा जाता है, उसके नीचे बैठकर वो लगातार 7 सालों तक साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। 7 सालों की साधना के बाद पारिकोपार लिंबो, जो पूरी उनकी 7 साल की तपस्या है वो पूरी होने के बाद पारिकोपार लिंगो का सत्य ज्ञान से साक्षात्कार होता है। उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। गोंड समाज में ऐसी किंवदंती है कि जिस वक्त पारिकोपार लिंगो का सत्य ज्ञान से साक्षात्कार हुआ, जब उनके ज्ञान चक्षु खुले, तब जो है सूर्योदय से पहले का वक्त था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनको जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, पेड़ की पत्तियां दिखाई दी। उस पेड़ की पत्तियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने गोंड समाज के तमाम जो उन्होंने 12 सागा देव बनाए हैं उनकी रचना की। क्योंकि जो सेमल का पेड़ होता है उसके देठ में कहीं एक पत्ती होती है, कहीं पर एक साथ 2 पत्ती होती हैं, किसी में 3, किसी में 4 पत्तियां होती हैं, 5 पत्तियां होती हैं, ऐसा 6, 7, 8 से लेके 12 पत्तियां तक होती हैं। तो ये जो किंवदंती है गोंड समाज में, उसके मुताबिक पारिकोपार लिंगो को जब सत्य ज्ञान से साक्षात्कार हुआ, वो अपनी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। थोड़ा सा सूर्योदय के पहले का वक्त है, थोड़ा अंधेरा है। सबसे पहले वो पेड़ को देखते हैं। पेड़ को देखने के बाद उसकी पत्तियों के हिसाब से वो 12 देव में उनके मन में आ जाता है कि इसमें गोंड समाज को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए 12 देव में विभाजित करेंगे। और उस दौर में जब वो सिर उठाकर आसमान की ओर देखते हैं तो एक बार में जितने वो तारे देख पाते हैं, गिनते हैं, वो 750 होते हैं। तो उस आधार पर 750 जो है गोत्रों में विभाजित किया जाता है। ये किंवदंती है। इसके पीछे उनकी सोच ये होती है कि जिस तरीके से सेमल का पेड़ है उसमें तमाम अलग अलग पत्तियां अलग अलग वर्गों में विभाजित है, कहीं एक पत्ती है, कहीं 2 पत्ती, कहीं 3 पत्ती है, लेकिन वो तमाम पत्तियां एक ही पेड़ का रूप है, एक ही पेड़ का अंग है। तो वहां से पारिकोपार लिंगो सोचते हैं कि गोंड समाज के जो तमाम लोग हैं, जिस धरती पर रहने वाले जो तमाम लोग हैं, वो भी तो एक ही जो माता है उसकी संतान है, एक ही जगह रहने वाले हैं, तो उनको भी एक सूत्र में पिरोना है। इस सोच के साथ वो उनको विभाजित करते हैं और सम और विषम आनुवंशिक गुणों के हिसाब से उनके विवाह के नियम बनाते हैं। तो इस तरह पारिकोपार लिंगो अपने 7 साल की तपस्या के बाद गोंड समाज के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं जिससे उनको एक धागे में, एक सूत्र में पिरोया जा सके। लिंगो का विचार था कि इस व्यवस्था के बन जाने से तमाम लोग आपस में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहेंगे। जैसे सेमल की पेड़ की पत्तियों की तरह खुद को एक माता की संतान मानेंगे और सभी सगा वाले जो लोग हैं आपस में भाईचारे से रहेंगे और विषम सम वाले भाईचारे से रहेंगे। और जब विषम में विवाह होगा तो वहां पर भी संबंध स्थापित हो जाएगा। तो कुल मिला के तमाम 12 देवों में आने वाले 750 गोत्रों के जो लोग हैं वो तमाम एक सूत्र में, एक ही डोर में बंधे रहेंगे। ऐसी सोच के साथ वो ऐसी व्यवस्था बनाते हैं और इस व्यवस्था को बनाने के बाद वो अगले 7 दिनों पर इस पर और गंभीर चिंतन करते हैं कि कहीं कुछ अगर इसमें सुधार की जरूरत हो, कुछ व्यवस्था में अगर कुछ कहीं गलती की गुंजाइश ना छोड़ने के लिए वो लगातार चिंतन करते हैं। और जब उनका मन पूरे चिंतन के बाद ये तय करता है कि ये व्यवस्था गोंड समाज के लोगों के लिए आपसी भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहने के लिए अच्छी होगी और वो आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे क्योंकि सम और विषम की व्यवस्था बना दी है, जिससे होने वाली संतान जो है शारीरिक रूप से मजबूत होगी। तो ये वो रिकॉल करते हैं वहां से, जब युद्ध वो लड़ते हैं तो उनकी सेना ज्यादा बड़ी होने के बाद भी ज्यादा लोग वहां पर मारे जाते हैं सैनिक। तो वहां पर वो ये सोचते हैं कि आपस में संबंध बनाने के कारण इस तरह का हुआ है, इसलिए वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं जिसमें सम और विषम आनुवंशिक गुण संस्कारों के हिसाब से वो लोग विवाह करेंगे तो होने वाली संतान भी शारीरिक रूप से ज्यादा बेहतर होगी और आपस में सभी लोग भाईचारे से रहेंगे। इसके बाद चिंतन करने के बाद वो अपने 33 शिष्य बनाते हैं। वो 33 शिष्य जो हैं माता कली कंकाली के बच्चे होते हैं और ये सभी, इनको वो अपने गोटुल में जाकर, जो शिक्षा का केंद्र होता है वहां पर जाकर तमाम शिष्यों को इस पुनेम की, गोंडी पुनेम की शिक्षा देते हैं। और उसके बाद फिर वो तमाम बच्चे समाज में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। उनके जो बनाए हुए तमाम नियम हैं, जो वो जय सेवा का मंत्र देते हैं, जो तमाम सगाजनों के वो कर्तव्य बताते हैं, इन तमाम बातों का प्रचार प्रसार और उनकी बताई सामाजिक व्यवस्था का प्रचार प्रसार वो बच्चे जाकर, उनके जो शिष्य रहते हैं वो तमाम समाज में जाकर करते हैं। और फिर तब से लेकर हजारों साल से लेकर आज तक ये वो व्यवस्था चली आ रही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हमारी कोशिश थी आपको बताने की कि किस तरीके से जो गोंडी पुनेम है वो क्यों, कब, कैसे, किस वजह से बना, किसने बनाया, किस दौर में बना। आगे की वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको कि जो माता कली कंकाली के, उनकी कहानी, उनके 33 बच्चे कैसे वो इनके शिष्य बनते हैं इस बारे में, और जो पारिकोपार लिंगो ने गोंडी पुनेम में जो अच्छी बातें कही हैं, जो समाज के लोगों के लिए जो
जिसको लोग लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो बनाकर आपको जरूर हम स्टोरी के तौर पर अपलोड करेंगे। बहरहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।